नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा गेम थ्योरी पोर्शन होगा। मैं आपको बता दूं कि ये यूजीसी नेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। लगातार इस टॉपिक से सवाल बन रहे हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सुपर श्योर सीरीज में रखा है क्योंकि ये सुपर श्योर टॉपिक है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं। इसमें आपको थ्योरी भी अच्छे से देखनी पड़ती है, आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन भी अच्छे से देखने पड़ते हैं। तो वो सब कुछ आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले गेम थ्योरी देखेंगे क्या होता है, क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो गेम में लगातार यूज हो रही हैं। इस गेम के कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी भी देखेंगे कि प्योर स्ट्रेटजी क्या होती है, मिक्स स्ट्रेटजी क्या होती है। कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको इस क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा। और एक और टॉपिक नैश इक्विलिब्रियम, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो नैश इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ेंगे और इसमें डोमिनेंस रूल क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गेम थ्योरी क्या होता है। व्हाट इज गेम थ्योरी? तो बेसिकली गेम थ्योरी क्या होता है, हम बेसिकली जो हमारे प्लेयर होते हैं, लाइक कि हमारे ए बी, ये प्लेयर हैं, ये फर्म हैं जो आपस में कंपीट कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं, ये किस तरीके से अपना डिसीजन लेंगे, इसी के स्ट्रेटजी को जब हम स्टडी करते हैं तो ये हम गेम थ्योरी कहलाता है। मतलब एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो गेम थ्योरी का मतलब है कि जहां हम स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग को डिस्कस करते हैं दो रेशनल कंज्यूमर, दो रेशनल फर्म के बीच में, उस कॉन्सेप्ट को हम गेम थ्योरी कहते हैं। हालांकि गेम थ्योरी हमें ये नहीं बताता है कि किस तरीके से गेम खेलना चाहिए, बल्कि किस प्रोसीजर और किस प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है वो गेम थ्योरी में हम पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि गेम थ्योरी क्या होता है। गेम थ्योरी कुछ नहीं होता है, सीधा सा एक ऐसा क्या नाम है, ऐसी चीज के बारे में हम पढ़ते हैं जहां जो दो फर्म है वो अपना डिसीजन किस तरीके से ले रही हैं, किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हैं, इसके स्टडी को ही गेम थ्योरी कहा जाता है। ठीक है। अब अगर किसके हिस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करूं कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है, तो सबसे पहली बार ये जो आप नाम देख रहे हैं, कॉर्नेट ने जो अपना मॉडल दिया था डिओपॉली मॉडल का, सबसे पहली बार गेम थ्योरी को तब जिक्र किया गया इसका। सबसे पहली बार गेम थ्योरी का जिक्र जो हुआ वो उस टाइम हुआ। उसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट जो है वो इमाइल बोरेल करके एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने गेम थ्योरी का मैथमेटिकल मॉडल दिया 1921 में। तो ये दूसरा इंसिडेंस था जहां गेम थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया। लेकिन जो फाइनल डिस्कशन गेम थ्योरी के बारे में माना जाता है वो 1944 में, जिन्होंने वेल एक्सप्लेन्ड किया, वेल तरीके से एक्सप्लेन्ड किया बेसिकली। तो हम जो मानते हैं वो यहीं से शुरुआत मानते हैं गेम थ्योरी की। और जो दिया गया किनके द्वारा, जॉन ऑन न्यूमॉन के द्वारा दिया गया 1928 में। इनकी एक किताब आती है थ्योरी ऑफ पार्लर गेम्स करके। तो जो मेन शुरुआत हम मानेंगे गेम थ्योरी की, जब आपके पेपर में पूछा जाता है कि गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो हम किसका नाम लेते हैं, हम लेते हैं वॉन न्यूमॉन का ही नाम लेते हैं। यहीं से गेम थ्योरी की शुरुआत होती है। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो जुड़ी हुई है वो 1938 और 1921 दोनों जगह से जुड़ी हुई है, यानी कॉर्नेट से भी जुड़ी हुई है और एमएल बोरेल से भी जुड़ी हुई है। इसके बाद का एक और कॉन्सेप्ट आया नैश इक्विलिब्रियम का, जिसको जॉन नैश के द्वारा दिया गया। वो आता है 1950 में। नैश इक्विलिब्रियम में इन्होंने बताया किसी एक ऐसे पॉइंट के बारे में जहां से जो प्लेयर हैं वो डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं, उस पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी भी केस में। उस पोजीशन को नैश इक्विलिब्रियम कहा गया। हम आगे की क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो याद रखने हैं। एक तो ये वॉन न्यूमान बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जॉन नैश। ये गेम थ्योरी के सबसे मेन टॉपिक हैं जो हमें देखने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो जानने की जरूरत है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है गेम। तो बेसिकली गेम क्या होता है?
तो यहाँ गेम क्या होता है, एक ऐसे सिचुएशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। गेम में एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां प्लेयर ए और प्लेयर बी अपने डिसीजन को ले रहे होते हैं। ठीक है, वो अपनी स्ट्रेटजी को चुन रहे होते हैं, तो वो सिचुएशन के बारे में बात करता है, उसे हम गेम कहते हैं। जबकि गेम थ्योरी क्या होता है कि ए और बी किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। ए और बी जो है वो वे ऑफ डिसीजन क्या है उनका, किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या उनके पास सोर्सेस हैं। जब उनके आउटकम्स को, उनके मेथड को, उनके सिलेक्शन मेथड को, उनके स्ट्रेटजीज को, उनके प्रिंसिपल्स को जब हम पढ़ते हैं, तो ये जो हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, ये बेसिकली गेम थ्योरी होता है। जबकि गेम क्या होता है कि जब वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किसी सिचुएशन में, वो बेसिकली गेम होता है। प्लेयर कौन होते हैं, तो ध्यान रहे, प्लेयर कौन होता है, जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। अगर आम चाल की भाषा में हम बात करें कि प्लेयर कौन होता है, तो हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारे फर्म होते हैं। तो ये जो फर्म होते हैं, ए बी सी डी, ये जो डिसीजन ले रहे हैं मार्केट को लेकर के, ये कौन होते हैं, इन्हीं को हम गेम थ्योरी में क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बेसिकली प्लेयर बोलते हैं। ठीक है, आइए कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, वो सारे पॉसिबल एक्शन, वो सारे पॉसिबल मूव्स जो कोई फर्म अपने लिए चूज करता है, जो फर्म चल सकता है, जो वो उस स्ट्रेटजी को अपना सकता है, उस सारे पॉसिबल आउटकम को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटजी बोला जाता है। जबकि दूसरी तरफ ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होता है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होता है कि आ, वो वैसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करता है जो उसको ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, फिर चाहे वो गेन हो या लॉस हो। अगर वो ऑप्टिमाइज हो रहा है, वो फर्म को ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहा है, तो उसको हम ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ गेम क्या होता है कि जब हम ऑप्टिमल स्ट्रेटजी को चुनते हैं, तो उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, उसको हम वैल्यू ऑफ गेम बोलते हैं। फेयर गेम क्या होता है, जब वैल्यू ऑफ गेम की वैल्यू जो होती है, वी जो होती है, वो अगर जीरो होती है, तो उसको हम जीरो सम गेम बोलते हैं। ये फेयर गेम होता है, मतलब एक का जो प्रॉफिट होगा वो दूसरे के लॉस के इक्वल होना चाहिए। उस तरीके के सिचुएशन को हम फेयर गेम बोलते हैं। ठीक है, एक और टर्म आता है पे ऑफ मैट्रिक्स। तो पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये जो हम रिवार्ड देखते हैं, मान लेते हैं इधर ए है, इधर कोई बी है, तो मान लेते हैं दोनों का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो जो हम बनाते हैं कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट करेगा तो 10 का प्रॉफिट होगा, बी भी करेगा तो उसको भी 10 का होगा। ए करता है, बी नहीं करता है, तो ए को 20 का हो जाएगा, बी को 5 का होगा। तो ये जो हम एक मैट्रिक्स बना रहे होते हैं, इसी मैट्रिक्स को पे ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है, जहां पे बेसिकली हम आउटकम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, प्योर स्ट्रेटजी क्या होता है, प्योर स्ट्रेटजी ऐसे स्ट्रेटजी को कहते हैं जो, मान लीजिए ए ने कोई स्ट्रेटजी अपना ली, ठीक है, किसी एक स्ट्रेटजी को ए ने क्या किया, चूज कर लिया, तो अब किसी भी सिचुएशन में वो इस स्ट्रेटजी को नहीं छोड़ेगा, यानी एक ही स्ट्रेटजी पूरे गेम के दौरान वो फॉलो करेगा। इस तरीके की स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, प्योर स्ट्रेटजी बोलते हैं। जबकि इसी का उल्टा मिक्स स्ट्रेटजी क्या होता है, जहां जो प्लेयर होता है, जैसे ए प्लेयर है, वो किसी सिचुएशन में इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, किसी दूसरे सिचुएशन में दूसरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, किसी तीसरे सिचुएशन में वो कुछ और स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। यानी जब कोई प्लेयर सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बदलेगा, तो उसको हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब जीरो सम गेम क्या होता है, 2% जीरो सम गेम क्या होता है, कि मान लेते हैं कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी, ठीक है, दोनों के पास 20-20 रुपए का प्रॉफिट है। अब क्या हुआ कि मार्केट को कुछ इस तरीके से कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर उसके पास ज्यादा चले जा रहे हैं, तो इसके पास क्या हो जा रहा है, 25 का प्रॉफिट हो जा रहा है, और इसका 5 उसके पास चला जाएगा, तो इसके पास 15 का प्रॉफिट बनेगा। यानी इसका 5 का प्रॉफिट इसके 5 के लॉस के इक्वल है। तो जब एक का गेन दूसरे के लॉस के इक्वल होता है, उसको हम जीरो सम गेम कहते हैं। ये मैंने लिखा है, द सम ऑफ गेन एंड लॉसेस इज इक्वल टू जीरो। यानी जब हम इसको जोड़ेंगे, प्लस गेन माइनस लॉस, अगर ये जीरो के इक्वल हो जाता है, इसलिए हम इसको जीरो सम गेम कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या क्या एजम्पशन है जीरो सम गेम के, इस एजम्पशन को देख लेते हैं।
तो देखिए क्या क्या एजम्पशन है। सबसे पहला एजम्पशन है कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कि जो नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज होंगी, पॉसिबल स्ट्रेटजीज होंगी, उसकी एक फाइनाइट संख्या होनी चाहिए। ठीक है। अमाउंट ऑफ गेन और लॉस जो होगा वो प्लेयर के स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा, और प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी को एडवांस में जानता रहेगा। सारे फर्म जो होंगे, सारे प्लेयर जो होंगे वो रेशनल होंगे। प्लेयर हमेशा अपने गेन को मैक्सिमाइज करेगा, जबकि लॉस को क्या करेगा, वो हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। दोनों जो फर्म होंगे वो साइमल्टेनियसली अपने स्ट्रेटजी को चूज करेंगे। ठीक है। और हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो फिक्स्ड होगा, और हमें एडवांस में पता रहेगा। ये हमारे 5 बेसिक एजम्पशंस। ठीक है। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें आएंगी उसको मैं स्पेशल मार्क कर दूंगा, उसको उस पे आपको विशेष ध्यान देना है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब दो तरीके की स्ट्रेटजी होती है। एक तो प्योर स्ट्रेटजी होती है, जो मैंने आपको बताया कि प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी को बार बार चेंज नहीं करता है, और एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी होती है। तो पहले हम प्योर स्ट्रेटजी किस तरीके से फाइंड करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्योर स्ट्रेटजी के बारे में। तो प्योर स्ट्रेटजी होता क्या है ये हमने बता दिया। अब यहाँ डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, दो कॉन्सेप्ट होता है। एक मैक्सिमिन प्रिंसिपल होता है, एक मिनी मैक्स प्रिंसिपल होता है। मैक्सिमिन प्रिंसिपल में हम सबसे पहले रो की तरफ चलते हैं और रो की सबसे मिनिमम वैल्यू को चूज करते हैं। ठीक है। रो आपको पता होगा कि मान लेते हैं ये 2 4 6 मैंने लिख दिया, 5 3 6 लिख। तो रो क्या होता है, जब हम इधर की तरफ चलते हैं तो ये रो होता है हमारा, और जब हम इधर की तरफ चलते हैं तो ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। तो हम क्या करते हैं, रो की सबसे मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं, जैसा यहाँ मैंने लिखा। यानी वो क्या दिखाएगा, लीस्ट गेन को दिखाएगा, सबसे लीस्ट गेन को उठाएंगे। फिर सबसे मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के बाद लीस्ट गेन में सबसे मैक्सिमम गेन कौन सा हो रहा है उसको पिक करते हैं। तो पहले मिनिमम उठाते हैं, फिर उसको मैक्सिमाइज करते हैं, इसलिए उसको मिनी मैक्सिमिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैक्सिमिन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम रो की तरफ जब चलते हैं तो हम मैक्सिमिन की बात करते हैं। दूसरी तरफ जब हम कॉलम की तरफ चलते हैं तो वहां हम मिनी मैक्स की बात करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, कॉलम में सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू को उठाते हैं जो कि प्लेयर बी के लॉस को दिखा रहा होता है। तो मैक्सिमम लॉस को उठाते हैं और उसमें जो सबसे मिनिमम लॉस हो रहा है उसको चुनते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को उठाएंगे और फिर जो मिनिमम लॉस हो रहा होगा उस वैल्यू को चुनेंगे। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहां पे मैक्सिमिन और मिनीमैक्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। याद रखिएगा, जहां मैक्सिमिन इक्वल टू हो जाता है मिनीमैक्स के, यहां हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। यहां हमारी v की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ गेन 0 होती है, और यहां हमें अपना सैडल पॉइंट मिलता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैसे करना होता है मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, ये हमारी ए की स्ट्रेटजी और बी की स्ट्रेटजी दी हुई। तो जैसा मैंने आपको कहा, सबसे पहले क्या आपको रो देखना होता है और फिर आपको कॉलम देखना होता है। तो यहां हमने रो लिख दिया है और यहां हमने कॉलम लिख दिया है। मतलब इस तरफ आप ध्यान दीजिएगा। इस पूरे में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू -8 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया है, -8 लिख दिया है। दूसरे वाले में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, पहले हम रो वाइज कर रहे हैं इसलिए मैं आपको रो वाला बता रहा हूँ। 3 है तो हमने 3 लिख दिया है। A3 में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -10 है, तो हमने क्या किया है, -10 कर लिया है। ये हमारी मिनिमम वैल्यू। मैंने क्या बताया था कि मिनिमम बताएगा कि हमें मिनिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, और फिर उस मिनिमम से हम मैक्सिमम को चूज करते हैं। तो इन तीनों में सबसे मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम 3 है। तो यहाँ हमने 3 को चूज कर लिया, यहाँ हमारी वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। अब हम कॉलम वाइज चलते हैं। कॉलम में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैक्सिमम चूज करना होता है। तो मैक्सिमम इन तीनों में, अगर इन तीनों की बात की जाए तो मैक्सिमम कौन सा है, 12 मैक्सिमम है, तो हमने 12 चूज किया। बी वाले में मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम 7 है, तो हमने मैक्सिमम चूज किया। बी3 में मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम 3 है, तो हमने क्या किया, 3 चेंज किया। तो हमने यहाँ 12 लिख लिया, 7 लिख लिया, 3 लिख लिया। अब जब हमने अपने लॉस को देख लिया तो हम लॉस लॉस को मिनिमाइज करेंगे। तो बी क्या करेगा, सबसे मिनिमम लॉस को चूज करेगा, या यानी 3 को चूज करेगा। तो यहां हमने देखा कि हमारा मिनी मैक्स और मैक्समिन
दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। मैंने यहाँ बताया है आपको स्टेप वाइज कि क्या करना होता है। हमें मिनिमैक्स इक्वल टू मैक्सिमिन करना होता है। हमने देखा कि आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने मिनी मैक्स किया तो मैक्सिमम में भी वही हुआ है, और जब मिनी मैक्स किया है तो दोनों की वैल्यू थ्री थ्री आई है। इसका मतलब क्या है कि हमारा मिनी मैक्स और मैक्सिमम जो है वो थ्री है, दोनों इक्वल है। तो हमारा गेम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। हमारे पास सेडल पॉइंट है, हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम की वैल्यू क्या है, जीरो है। वही मैंने लिख दिया है। अब आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि किस रो में है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर की किस रो में है। तो आप देख सकते हैं, आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे है। ए में आप देख रहे हैं कहाँ पे है, ए टू में। तो ए का ए टू जो स्ट्रेटजी है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और बी का थ्री कहाँ आपको दिख रहा है, बी बी का थ्री बी थ्री में दिख रहा है। तो बी थ्री क्या होगा, इसकी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगी। और वही मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कहाँ पे हो रही है, ए और बी की वैल्यू ऑफ गेम जो है वो जीरो हो रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऐसे सवाल अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप इन सवालों को इसी तरीके से अप्रोच करेंगे और सॉल्व कर ले जाएंगे। अब दूसरी तरफ मिक्स स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिक्स स्ट्रेटजी में जो प्लेयर होता है वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करता है। एक ही स्ट्रेटजी पूरे गेम के दौरान वो फॉलो नहीं करता है। अब इसको करने और बेसिकली मिक्स स्ट्रेटजी हम कहाँ लगाते हैं, जहां हमारा मैक्सिमम जो है वो मिनी मैक्स के इक्वल नहीं हो जाता है, यानी हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं होता है, वी की जो वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती है। तो तब हम मिक्स स्ट्रेटजी की ओर चलते हैं। इसके करने के दो तरीके हैं। एक एल्जेब्रिक मेथड है जो हमें नहीं पढ़ना है, सॉरी जो हमें पढ़ना है। एक ग्राफिकल मेथड है जो हमें नहीं पढ़ना है। तो मैं अभी आपको एल्जेब्रिक मेथड बताता हूं कि एल्जेब्रिक मेथड किस तरीके से करना होता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक रूल ऑफ डोमिनेंस है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता है ये। तो बेसिकली पहले यहां हम कॉलम की बात करेंगे, दो स्ट्रेटजी आपको ध्यान देनी है। फिर हम रो की बात करेंगे, और ये कहना क्या चाहता है इस पे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट कह सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉलम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एनी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑफ द कॉलम। कि अगर कोई हमारा कॉलम जो है वो किसी दूसरे कॉलम से अगर ग्रेटर है या इक्वल हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि वो जो कॉलम है ith कॉलम डोमिनेटेड बाय j कॉलम, तो हम उसमें से एक को एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरे में क्या होता है, रो वाले में अगर कोई रो किसी दूसरे रो से लेस है और इक्वल है, तो हम कहते हैं कि वो रो जो है वो rth से डोमिनेट हो रहा है। तो उस सिचुएशन में भी हम उस रो को एलिमिनेट कर देते हैं। बेसिकली यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आगे मैंने मैथमेटिकल क्वेश्चन भी लगाया है, वहां से आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके के पे ऑफ मैट्रिक्स आपको दिए होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना होगा 2 into 2 के फॉर्म में। उसके बाद आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। फार्मूला को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला पे ही ये सवाल बनता है। तो किस तरीके से हम पहले P1 की वैल्यू निकालते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फार्मूला लगाते हैं P1 के वैल्यू पे। जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं हमारी कोई ऐसी स्ट्रेटजी आ गई 2 4 5 6, तो ये हमारा क्या बनेगा, A1 बनेगा। ये हमारा A11 A12 बनेगा, A21 बनेगा, A22 बनेगा। अब इस बेसिस पे हम ये फार्मूला लगाएंगे। पहले A22 की वैल्यू लेंगे, यहां से हम P1 निकालेंगे। फिर जब हमें P2 निकालना होगा तो P2 बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 माइनस P1 की वैल्यू से माइनस कर देंगे, हमारा P2 निकल जाएगा। इसी तरीके से हम Q1 निकालेंगे, और फिर Q2 हम निकाल लेंगे 1 माइनस ये करके। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। तो ये चार चीजें आपको जाननी जरूरी है। ये यही से सवाल आपके बनेंगे और यहीं से सवाल आपके सॉल्व होंगे। हालांकि इस वाले मेथड पे सवाल आपसे अगर पूछा भी जाएगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाएगी,
पूरा आपको स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि पेपर लगातार टफ होता जा रहा है तो आप ऐसे सवालों के लिए भी तैयार रहें। ठीक है, यहाँ मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल लगा दिया है। इस एक एग्जाम्पल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा बी की स्ट्रेटजी है, इधर ए की स्ट्रेटजी है। तो हम शुरू से करते हैं। पहले पहले हम मैक्सिमम और मिनिमैक्स चेक करते हैं। तो इसका मिनिमम कितना है? इसका मिनिमम -7 है, तो यहाँ हमने -7 लिख दिया। इसका मिनिमम कितना है? -6 है, तो रो की तरफ हम पहले -6 लिख दिए। इसका मिनिमम कितना है? 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। अब जब हमने इसको मैक्सिमाइज किया तो मैक्सिमाइज कितना आया? 6 आया। हमारा मैक्सिमम कितना आया? हमारा मैक्सिमम जो आया वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कॉलम की तरफ चलते हैं। कॉलम को पहले हम मैक्सिमाइज करेंगे, तो मैक्सिमम में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इधर मैक्सिमम में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इधर 7 आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं? इसको मिनिमाइज करते हैं, जिसको हम मिनी मैक्स कहते हैं। मिनी मैक्स ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हमने देखा कि हमारा जो मिनी मैक्स है, हमारा जो मिनी मैक्स है ये 7 आ रहा है, जबकि हमारा मैक्सिमम जो है ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यानी यहाँ हमें क्या हो रहा है? सेडल पॉइंट नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ हमें सेडल पॉइंट नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे v की वैल्यू जो है 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है हम रूल ऑफ डोमिनेंस लगाते हैं। रूल ऑफ डोमिनेंस लगाते हैं। रूल ऑफ डोमिनेंस लगा करके इसको सबसे पहले 2 into 2 के फॉर्म में हम बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहीं से आपका मिक्स्ड स्ट्रेटजी जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रो के लिए देखेंगे। यहाँ मैंने वो लिख दिया है कि दोनों इक्वल नहीं है, हमारे पास सेडल पॉइंट नहीं। ठीक है, रूल ऑफ रो को देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा एलिमेंट A2 है, ठीक है, वो लेस और इक्वल टू A3 है। तो यानी जो A2 है वो डोमिनेट किया जा रहा है A3 के द्वारा। A2 आपको दिख रहा है, A3 आपको दिख रहा है। तो देखिए A3 A2 से ज्यादा है, A3 A2 से ज्यादा है, A3 A2 से ज्यादा है। यानी जो A2 है वो डोमिनेट किया जा रहा है किसके द्वारा? A3 के द्वारा। इसलिए हम क्या करेंगे? A2 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने A2 को एलिमिनेट कर दिया है। अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। ये हमने रो के लिए देख लिया। रो वाले में आप देखेंगे कि जो हमारा V2 है वो V3 के द्वारा क्या होगा? डोमिनेट होगा। वो आप इधर वाले पे देख सकते हैं कि हमारी जो V2 की वैल्यू है वो V3 की वैल्यू से या तो ज्यादा है या तो कम है। तो हम क्या करेंगे? V2 को एलिमिनेट कर देंगे। V3 जो है वो उसके उससे क्या कहते हैं? डोमिनेट कर रहा है। तो हमारे पास V3 की वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे हैं आपके पास 9 -7, 9 -7, 6 और 7, ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसको आप ऐसे बांट लीजिए, A11, A12, A21, A22। और फिर यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आप सबसे पहले P1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर P2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर Q1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर Q2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर V की वैल्यू निकालेंगे। ये आपका तरीका है निकालने का। P1 को निकालने का क्या तरीका है? मैंने आपको फार्मूला में बताया था। आप सीधे फार्मूला में रखेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसे ही जब P1 निकल जाएगा तो 1 माइनस P1 करके हम क्या निकालेंगे? P2 निकालेंगे। हमें P2 की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर Q1 फार्मूला में रख के निकाल लेंगे और फिर 1 माइनस Q1 करेंगे तो हमें Q2 की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। फिर हम ऐसे V की वैल्यू जो है, V की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने V की वैल्यू भी निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, आसान ही है, बस आपको फार्मूला और स्टेप अपने दिमाग में रखने हैं। आसानी से आप ये सवाल बना ले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नैश इक्विलिब्रियम के बारे में। हमारे गेम थ्योरी का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली नैश इक्विलिब्रियम किस चीज के बारे में बात करता है? नैश इक्विलिब्रियम जो है वो हमें बताता है एक ऐसे पॉइंट के बारे में जहां कंज्यूमर पहुंचने के बाद वहां से डिविएट नहीं होना चाहता है, वहां से डाइवर्ट नहीं होना चाहता है, वो उसी पॉइंट पे रहना चाहता है। यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम्पल बेस आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से इन सवालों को अप्रोच करना है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। मान लेते हैं कंपनी बी और कंपनी ए एडवर्टाइज करना चाहती है। तो अगर दोनों एडवर्टाइज करेंगे तो दोनों को 100 100 का फायदा होगा। ठीक है, अगर
ए एडवर्टाइज करेगा, बी नहीं करेगा, तो ए को 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, बी का प्रॉफिट 0 हो जाएगा। सेम केस है, अगर बी एडवर्टाइज करेगा, ए नहीं करेगा, तो बी को 200 का प्रॉफिट हो जाएगा, ए को कुछ कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर दोनों एडवर्टाइज नहीं करते हैं तो दोनों को 0 0 का प्रॉफिट होगा। तो देखिए, मैं एकदम आसान ट्रिक आपको बता देता हूं नेस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने का, कि आपको एक ट्रिक फॉलो करना। ए फर्म के लिए जब आपको देखना होगा तो इस तरीके से कंपैरिजन करना है। मतलब इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है। जब हम बी के लिए जाएंगे तो बी के लिए हम ऐसे और ऐसे कंपैरिजन करते हैं। तो ये एरो अगर आपके दिमाग में बना रहेगा तो आप सारे नैस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और वो है कि नहीं है नैस इक्विलिब्रियम, उसके वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये ट्रिक लगाते हैं। 100 और 0 में सबसे बड़ा कौन है? 100 है, तो ये किसको चुनेगा? 100 को चुनेगा। हम इस स्ट्रेटजी की ओर चल रहे हैं। 200 और 0 में बड़ा कौन है? 200 है, तो एक किसको चुनेगा? 200 को चुनेगा। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। 0 और 100 में बड़ा कौन है? अब हम ऐसे ऐसे कंपेयर करेंगे ना, तो कौन सा बड़ा है? 100 बड़ा है। 0 और 200 में कौन सा बड़ा है? 200 बड़ा है। तो नैस इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां दोनों लोग सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, यानी जब दो गोला एक ही बॉक्स में आपको दिख जाएगा तो ये नैस इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ नैस इक्विलिब्रियम कहाँ है? यहाँ नैस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि प्लेयर बोथ प्लेयर विल चूज एडवर्टाइजमेंट, विल गो फॉर एडवर्टाइजमेंट। इन सवालों को इस तरीके से करना होता है। आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब बस आपको ये वाला जो ट्रिक मैंने बताया, इसको बस दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पे लगाया है कि अगर दोनों कट पेयर करेंगे तो कितने का फायदा होगा, नहीं करेंगे तो एक को कितने का होगा, दूसरे को कितने का होगा। तो यहाँ एक मैंने ब्रेनिफ एयरवे का एग्जांपल लिया है, दूसरा इसका लिया है। अब इस एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले ए और बी दोनों ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। ए क्या कहता है? हमें इस तरीके से कंपेयर करना होता है। बी क्या कहता है? हमें इस तरीके से कंपेयर करना होता है। तो 400-200 में जो अमेरिकन एयरलाइंस है वो क्या चुनेगा? ज्यादा प्रॉफिट वाला चुनेगा। 600 और 800 में किसको चुनेगा? 800 वाला प्रॉफिट चुनेगा। अगर ब्रेनिफ एयरवे की बात करें तो 200 और 400 में किसको चुनेगा? हाँ, तो देखिए 200 और 400 में वो किसको चुनेगा? तो 200 और 400 में वो चुनेगा 400 को। इधर 600 और 800 में वो किसको चुनेगा? 800 को चुनेगा। तो एक बात तो आपको क्लियर हो जा रही है कि जहां दो गोले आपको एक साथ दिख जाएं वो क्या होता है? नैश इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ नैश इक्विलिब्रियम किस वाले पॉइंट पे है? जब दोनों कट पेयर को चुन रहे हैं। तो यहाँ ये क्या है? ये नैश इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि नैश इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट स्ट्रेटजी का। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, ये भी आप जान लीजिए। डोमिनेंट स्ट्रेटजी बेसिकली एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करता है जहां जो प्लेयर होता है वो अपने सुपीरियर टैक्टिक्स को अपनाता है, और प्लेयर बी कुछ भी चूज कर रहा होता है वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर एक ए प्लेयर है, एक बी प्लेयर है, तो ए ने जो डिसीजन ले लिया वो क्या करेगा? वही डिसीजन लेगा। बी क्या डिसीजन ले रहा है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम अपने प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो देखिए पहले वाले में फर्म क्या कर रहा था? कटफेयर को कटफेयर कर रहा था। दूसरे वाले में वो कटफेयर को नहीं कर रहा था। तो वो कभी ये चूज कर रहा है, कभी वो चूज कर रहा है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी में क्या होगा कि जो प्लेयर होगा वो दल बदलू नहीं होगा। बदलू आप समझ रहे हैं ना, कि वो जो एक बार चूज कर लिया, अगर उसने ये चूज कर लिया है कि कटफेयर करेगा तो वो हर सिचुएशन में कटफेयर करेगा। बी क्या कर रहा है उससे उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी को चूज नहीं करेगा और उसके अपोनेंट क्या कर रहे हैं इससे उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उस तरीके की स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल इसका भी आपको दिखा देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का है कि ए और बी एडवर्टाइज करेंगे कि नहीं करेंगे उसको लेकर के है। ठीक है, तो देखिए ए और बी
अपना ट्रिक देखते हुए चलेंगे। ट्रिक हमारा क्या है, ए का ये ट्रिक है और बी का कौन सा ट्रिक है, ऐसा ट्रिक है। तो ए को पहले देखते हैं, 1500 और 1.5 लाख और 1 लाख डॉलर में किसको चुनेगा, इसको चुनेगा। इधर वाले में किसको चुनेगा, ओके, इधर वाले में किसको चुनेगा, ये इसको चुनेगा। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि वो एडवर्टाइजमेंट चुनेगा, इस वाले में क्या होगा, ये एडवर्टाइजमेंट चुनेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ए फर्म है वो एक सिचुएशन में एडवर्टाइजमेंट को चुन रहा है, जबकि दूसरे सिचुएशन में एडवर्टाइजमेंट को नहीं चुन रहा है। तो ए की क्या है यहाँ, नो डोमिनेंट स्टेट, कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी ए की नहीं है। बी क्या कर रहा है, बी भी एक टाइम पे एडवर्टाइजमेंट चुन रहा है, और नहीं, बी जो है वो दोनों टाइम पे क्या चुन रहा है, एडवर्टाइजमेंट को चुन रहा है। तो बी का क्या होगा यहाँ पे, बी जो है वो बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। वो इस केस में भी एडवर्टाइजमेंट को चुन रहा था, इस केस में भी एडवर्टाइजमेंट को चुन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, तो बी की क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। बी की यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। और नैश इक्विलिब्रियम कहाँ है, नैश इक्विलिब्रियम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नैश इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नैश इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। ठीक है, तो आज का हमारा डिस्कशन यही समाप्त होता है। लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में आपने जरूर कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।